कहानी की शुरुआत होती है जंगल में शिकारियों की एक टीम से, जिन्होंने कई सारे जानवरों को मार दिया था। और ये सभी शिकारी जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को निकालकर शहर में बेचा करते थे। ये लोग खालों को बांधकर बस यहाँ से निकलने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी जंगल के आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगल के आदिवासी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे शिकारी टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये आदिवासी कबीला इसलिए हमला करता है क्योंकि उनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन आदिवासी लोगों को लगता है कि ये इन्हीं शिकारी लोगों का काम है। ये लोग भी उन आदिवासियों से मुकाबला करते हैं, पर आदिवासी तादाद में ज्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और इनके कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब शिकारी टीम के कैप्टन को भी समझ आ चुका था कि अगर आदिवासियों से लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जितनी खाल हो सके उठाओ और उन्हें लेकर जल्दी से बोट पर चले जाओ। यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर ग्लास अपने बेटे के पास आता है और उसे जल्दी से बोट तक पहुँचने को कहता है। तभी ये लोग देखते हैं कि आदिवासी लोगों का एक और बड़ा ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये लोग लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बोट की तरफ भागते हैं। इसी बीच शिकारी टीम के और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग बोट तक पहुंचकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी लोग शिकारियों से बची सारी खालों पर कब्जा कर लेते हैं और कबीले के सरदार को यहाँ अपनी बेटी नहीं मिलती। अब कबीले का सरदार अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर जितनी भी उन अमेरिकन शिकारियों से खालें बची हैं उन्हें उठा लो। इन खालों को हम फ्रेंच शिकारियों को दे देंगे, बदले में हम उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेंगे और मेरी बेटी को तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। दूसरी तरफ ये अमेरिकन शिकारी लोग काफी दूर जाने के बाद भी डरे हुए होते हैं और बंदूक तान कर तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह आदिवासी लोग इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ के जमीन के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी लोग नदी को फॉलो करते हुए जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए जमीन ही हम सबके लिए सबसे सेफ रास्ता है। लेकिन ग्लास की इस बात से इनके ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम गैराल्ड है, उसे ग्लास का ये फैसला ठीक नहीं लगता। वो कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन टीम का कैप्टन गैराल्ड से कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए और ये लोग तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। अब यहाँ गैराल्ड भी कैप्टन की बात मान लेता है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लास का जमीन से जाने का फैसला ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लोग बोट के जरिए नदी से होते हुए घर पहुँचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो जमीन के रास्ते से जाने वाले थे वो बोट से उतर जाते हैं और बोट में बैठे कुछ लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं पर छोड़नी चाहिए, ताकि रास्ते में हमें किसी भी परेशानी का सामना न हो। कैप्टन की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग फिर कभी इस जगह पर आए तो इनकी खालें उन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये सभी लोग ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब ये लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकल गए, इसलिए ये लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने। एक आदिवासी को जमीन पर चलने वाले अमेरिकन शिकारियों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। वह आकर अपने कबीले के सरदार को बताता है। कबीले के सरदार को लगता है कि मेरी बेटी उन्हीं के पास है और अब ये आदिवासी लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाते हैं। इधर ये लोग लगातार कई घंटों से पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए यहीं पर डेरा जमा देते हैं और सभी आराम करने लगते हैं। सभी लोगों को भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्लास शिकार ढूंढने जंगल में अकेला निकल पड़ता है। कुछ दूर आने के बाद उसे महसूस होता है कि आस पास कोई है, इसलिए ग्लास बंदूक उठाकर रेडी हो जाता है
और तभी उसे सामने भालू के 2 छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहाँ से निकल पाता तभी एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्लास के हाथ से बंदूक गिर जाती है। वो भालू ग्लास को उठा कर पटकता है और ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्लास कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आराम से जमीन पर लेट जाता है। ग्लास जब शांत होता है तो भालू भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्लास शिकार पाने के लिए किसी तरह करके अपने गन के पास पहुँचता है। तभी वो भालू दोबारा से ग्लास पर हमला करने के लिए आता है। ग्लास जल्दी से बंदूक से उसे गोली मारता है, पर वह गोली भालू के सर में लगने के बजाय उसके गले में लग जाती है, जिससे भालू अब और ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है। लेकिन भालू रुकता नहीं और वो ग्लास के पूरी बॉडी को बुरी तरह से अपने पंजों से काट देता है। गोली लगने की वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास अब किसी तरह करके चाकू निकालकर उस भालू पर कई वार करता है, जिससे ये दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वह भालू भी ग्लास के ऊपर गिर जाता है। लेकिन भालू मर चुका था और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया था और इसकी पूरी बॉडी पर गहरे जख्म थे। ग्लास बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। ग्लास ने जब भालू पर गोली चलाई थी तब गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी, इसलिए ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो गया था। उसका गला बुरी तरह से कट चुका है और उसके पूरे बॉडी पर काफी गहरे जख्म है। ग्लास के जख्मों को देखते हुए ये लोग समझते हैं कि ग्लास अब जिंदा नहीं रह पाएगा और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आदिवासी कबीले का सरदार अमेरिकन शिकारियों से जो खालें बची हुई थी, वो इन खालों को फ्रेंच शिकारियों को दे देता है, जिसके बदले वो उनसे बंदूकें और घोड़े ले लेता है, जिसका मतलब इन अमेरिकन शिकारियों यानी ग्लास और उसके साथियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ये आदिवासी तीर कमान से हमला किया करते थे, लेकिन अब आदिवासियों के पास घोड़े और बंदूकें भी आ गई थी। अब ग्लास बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता था, इसलिए ये लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से ये लोग बारी बारी से ग्लास को उठाते हैं। ये लोग ग्लास को काफी दूर तक ले आते हैं, पर आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आगे एक ऊंचा पहाड़ था जहाँ से इन लोगों को गुजरना था। ये पहाड़ी रास्ता इतना खराब था कि वहाँ से अकेला आदमी भी ठीक से नहीं चढ़ पाता था, इसलिए ग्लास को यहाँ से चढ़ाना नामुमकिन था। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं, पर ये लोग ग्लास को नहीं चढ़ा पाते। तभी उनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास तकलीफ से गुजर रहा है और वैसे भी ग्लास अब बच नहीं सकता। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से घर ले जाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन ग्लास को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्लास का बेटा सामने आकर बोलता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है और वो ग्लास को गोली नहीं मार पाता, क्योंकि ग्लास की वजह से ये सभी जिंदा बचे होते हैं। कैप्टन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी 2 लोग ग्लास के मरने तक उसके पास रुकेंगे उसे गाँव वापस आते ही $70 दिए जाएंगे। कैप्टन कहता है कि ग्लास ने हम सबकी मदद की है और कैप्टन चाहता था कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके वो 2 लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा फौरन बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहाँ पर एक लड़का और होता है जिसका नाम फ्रेजर है। वो कहता है कि मैं रुकूंगा चाहे $70 मिले या न मिले। अब ग्लास का बेटा हॉक और फ्रेजर दोनों उम्र में छोटे थे, इसलिए कैप्टन कहता है कि एक और आदमी भी इनके पास रहना चाहिए। यहाँ गेराल्ड सामने आकर बोलता है कि मैं रुकूंगा, पर $70 बहुत कम है। तब कैप्टन बोलता है ठीक है, $100 मिलेगा। और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो कहते हैं कि तुम हमारे डॉलर भी रख सकते हो। ये सुनकर गेराल्ड कहता है $300 काफी है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, और वैसे भी 2 से 3 दिनों की बात है, इससे ज्यादा दिन ग्लास जिंदा नहीं बच पाएगा। और गेराल्ड भी उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोग ग्लास के पास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। गेराल्ड ग्लास के पास ही बैठ जाता है और ग्लास के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ग्लास मरने का नाम तक नहीं ले रहा होता। अगले दिन ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का पेट भरने के लिए शिकार और पीने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब गेराल्ड पास ही में एक घड़ा खोदने लग जाता है, लेकिन गेराल्ड ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह ग्लास को जिंदा दफनाने का सोच रहा है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस तरह से और भी कई घंटे गुजर जाते हैं और जब गेराल्ड देखता है कि ग्लास अभी तक नहीं मरा, तब वो गुस्से से ग्लास के पास आता है और ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि आदिवासी लोग अभी भी पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं, और अगर आदिवासी यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे और तुम अपनी जान
जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो। अब गैराल्ड ग्लास से कहता है कि अगर तुमने अपनी पल के नीचे झपका ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बेचारा काफी देर तक कोशिश करता है कि उसकी पल के न झपके, लेकिन तब गैराल्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को भी नहीं बचाना चाहते। ग्लास गैराल्ड की बात सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पल के नीचे झपका देता है। ये देखकर गैराल्ड ने उसके मुंह में कपड़ा घुसाकर उसकी सांस रोक दी और ग्लास अब तड़प कर मर रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर गैराल्ड को बंदूक से पीछे धकेल देता है। ग्लास का बेटा गैराल्ड पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। गैराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ग्लास का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद गैराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को पेट में चाकू मारकर मार डालता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और गैराल्ड उसके बेटे को उठाकर दूर एक जगह में छिपा देता है ताकि जब वह तीसरा लड़का वहाँ पर आए तो वह इसे न देख पाए। कुछ देर बाद जब वह लड़का वहाँ पर आता है, वो गैराल्ड से पूछता है कि हॉक कहाँ है। तब गैराल्ड उसे बताता है कि वो आसपास ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ग्लास बेचारा उस लड़के जिसका नाम ब्रीजर है उसे बताने की कोशिश करता है कि गैराल्ड ने मेरे बेटे को मारा है, पर वह बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है, गैराल्ड और ब्रीजर सो जाते हैं। अगली सुबह गैराल्ड ब्रीजर को जगाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी कबीले के लोगों को हमारी तरफ तेजी से आते हुए देखा। अगर वो यहाँ तक पहुँचे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर ब्रीजर डर जाता है और बोलता है कि अगर हम चले गए तो ग्लास और उसके बेटे हॉक का क्या होगा, जिस पर गैराल्ड कहता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद गैराल्ड ग्लास को पैरों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास के पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब गैराल्ड ने एक दिन पहले जो कब्र खोदी थी उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। गैराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रीजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है। वो ग्लास से कहता है कि सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा, और ये कहकर वो पानी की एक बोतल ग्लास के ऊपर रखकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है, वो तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहाँ उसे दफनाकर चले गए थे अधमरी हालत में लेटा रहता है।